नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है NBFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक के रहते आखिर NBFID बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह कॉमर्शियल बैंक से कैसे अलग है, इसके फंक्शन क्या है, NBFID अपना फंड कैसे जुटाएगा, इसके मैनेजमेंट का क्या प्रारूप होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे सपोर्ट करेगी। दोस्तों, जब आप रहने के लिए जमीन या मकान या फ्लैट खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए रोड है, पानी है, सैनिटेशन की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि हैं। यदि ये सारी सुविधाएं हमें मिल जाती है तो हम ये निर्णय लेते हैं कि यह जगह सही है और यहाँ हम मकान खरीद सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह क्षेत्र विकसित है और रहने के लायक है। इन सारी व्यवस्थाओं को ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है, अर्थात 10 से 15 साल, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। इसके लिए कॉमर्शियल बैंक को फाइनेंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक नॉर्मली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन के लिए फाइनेंस करता है और कॉमर्शियल बैंक रिस्क पैरामीटर के ऊपर फाइनेंस नहीं कर सकता। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट बैंक की आवश्यकता होती है और NBFID यही एक डेवलपमेंट बैंक है। किसी भी देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि ये डेवलपमेंट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होगा। इसके लिए हमारे बजट में इस वर्ष 5 लाख करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंस करने के लिए रखा गया है। इसके लिए हमें लोन की आवश्यकता होगी, एडवांस की आवश्यकता होगी और इसी के तर्ज पर NBFID, जो कि बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो घोषित किया था, वो NBFID बिल पास किया है। तो अब हम देखते हैं कि NBFID में क्या होगा और यह कैसे हमारे देश के विकास में भागीदार हो सकता है। दोस्तों, NBFID में 2 शब्द हैं, एक है बैंक और दूसरा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए है। इस तरह से डेवलपमेंट बैंक है ये NBFID। क्या ये पहला डेवलपमेंट बैंक है? जी नहीं। 1949 में IFSCI बना, 1955 में ICICI बना और 1964 में IDBI बैंक बना। ये बैंक हमेशा डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हर बैंक का अपना एक फंक्शन था और उस तरह से फाइनेंस करता चला गया। लेकिन इसमें मॉनिटरिंग अच्छी नहीं थी, इसमें अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं थे, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आया कि इसका NPA बहुत ज़्यादा बढ़ गया और NPA बढ़ने के बाद 1991 में नरसिम्हन कमेटी बनाई गई, जिसने ये रिकमेंड किया कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अब बंद कर देना चाहिए या इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा ICICI बैंक और IDBI बैंक दोनों को कन्वर्ट करके कॉमर्शियल बैंक बना दिया गया। NBFID को जानने के पहले हम ये जान लें कि कॉमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक में आखिर डिफरेंस क्या होता है, क्यों दोनों एक दूसरे से अलग है, तभी हम NBFID को समझ सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक में क्या है। कॉमर्शियल बैंक जो हमारा है वो, उसमें डिपॉजिट हम पब्लिक से लेते हैं, जबकि डेवलपमेंट बैंक में हम डिपॉजिट या तो बैंक्स का होता है या सेंट्रल बैंक का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम NBFID की चर्चा करेंगे आपसे। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक जो है वो फाइनेंस करता है कस्टमर को, जबकि डेवलपमेंट बैंक जो है वो फाइनेंस नहीं कर, वो रिफाइनेंस करता है, क्योंकि वो फंड कहीं से लेता है उसके बाद उसको देता है, उसके पास अपना इस तरह का कोई फंड नहीं वो जनरेट करता है। तो डेवलपमेंट बैंक हमारा रिफाइनेंस करता है, रिफाइनेंस फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन देते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट बैंक होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। इसके अलावा
कॉमर्शियल बैंक में एक रिस्क स्टिपुलेटेड है और उससे ऊपर वो फाइनेंस नहीं कर सकते। रिस्क इन्वॉल्व जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकते, बल्कि जबकि डेवलपमेंट बैंक में रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं ये एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा भी फाइनेंस किए जाते हैं। तो ये हमारा था डिफरेंस कॉमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक के बीच में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेवलपमेंट बैंक जो है ये जो पहले बनाए गए थे, तो ये बैंक हमारे एनपीए माउंटिंग की वजह से, मतलब एनपीए बहुत ज़्यादा होने की वजह से डूब गए और उसके कारण इनको कन्वर्ट करना पड़ा कमर्शियल बैंक में। तो क्या वो सिचुएशन नहीं आए, इस सिचुएशन को अलग करने के लिए कि वो सिचुएशन हमें फिर से देखना ना पड़े, इस बार जो डेवलपमेंट बैंक बनाए जा रहे हैं, जो एनबीएफआईडी बनाने की व्यवस्था की गई है, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो कमियां रही है उसको ओवरकम किया जाए। जैसे कि इसमें क्या, उसमें कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते थे, तो इसमें ये दिया गया है, इस जो अभी एनबीएफआईडी बनाए जाएंगे उसमें जो बोर्ड होगा वो प्रोफेशनल होगा, प्रोफेशनल बोर्ड होगा। उसमें जो पर्सनैलिटी होगी वो इमिनेंट पर्सनैलिटी होगी बोर्ड में। जैसे कि हो सकता है कि उसमें रतन टाटा को दे दिया जाए, नारायण मूर्ति को दे दिया, ये एक एक्सेप्ट है जो इमिनेंट पर्सनैलिटी है जिसने कि बहुत अच्छा काम किया है अपने क्षेत्रों में, तो ऐसे पर्सनैलिटी को उसके बोर्ड में दिया जा सकता है। इसके अलावा उसमें 50% नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होंगे, मतलब उसका काम सिर्फ उसको वॉच है, वो वॉच डॉग बना रहेगा, वो देखेगा कि इसमें कमियां हो रही है तो तुरंत उसको रोकेगा। तो 50% नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होंगे जो कि ऑफिस के उससे रिलेटेड नहीं होंगे, उससे बाहर के होंगे, तो उस पर कड़ी निगरानी होगी और ये डिफरेंट होगा। जो पुरानी परिस्थिति आई थी वो परिस्थिति नहीं होगी। और इसके अलावा एक चीज और है कि यदि कोई ये डेवलपमेंट बैंक है, इसको अभी बिगिनिंग में 10 ईयर्स तक सर्टेन टैक्स बेनिफिट भी दिए जाएंगे जिससे कि ये और ज़्यादा आगे विकसित होगा। तो ये हमारा था कि पुरानी जो घटना हमारे पास साथ हो चुकी है, जिसकी वजह से 91 के बाद हमें इस बैंक को कन्वर्ट करना पड़ा था, वो परिस्थिति ना आए, इसके लिए इस तरह से व्यवस्था इस एनबीएफआईडी में की गई है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में है क्या। यह प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में आप रोड ले लीजिए, ब्रिज ले लीजिए, या चाहे वो कोई शिप का कोई काम हो, तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट में होगा, चाहे वो एयर का हो चाहे किसी का भी हो। इसके अलावा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, वाटर और सैनिटेशन का कोई काम होगा, या कम्युनिकेशन का कोई काम होगा, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सारे काम में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की जरूरत होगी वो ये बैंक करेगा। ये इसलिए सेटअप किए गए हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिए जाएंगे, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए नहीं होगा, इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा। और ये इसलिए स्टेब्लिश किए गए हैं कि जहां पर कि कॉमर्शियल बैंक कोई रिस्क नहीं ले सकता है, रिस्क के बियॉन्ड यदि कोई चीज़ें हैं, कोई ऐसा चीज़ है, तो वहाँ पर वो ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बनाए गए हैं जो कि ये फाइनेंस करेगा। कुछ जगह पे स्टिपुलेशन होती है कॉमर्शियल बैंक में कि इसके बाद ये रिस्क इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म में कहीं प्रॉब्लम होगी तो वो उसको रिस्क असाइनमेंट नहीं कर पाता है, और उस कंडीशन में ये कॉमर्शियल बैंक के बदले ये डेवलपमेंट बैंक के रूप में ये हमारा फाइनेंशियल जो एनबीएफआईडी है वो हमारा काम करेगा। एक चीज जो आपको पहले भी हमने बता दिया कि ये डीएफआई जो है ये हमारे पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेगी, इसका काम पब्लिक से डिपॉजिट लेना नहीं होगा, ये पब्लिक से नहीं लेगा डिपॉजिट, ये इसमें फाइनेंस जो बैंक करेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगा सकती है, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो लगा सकते हैं, तो ये चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव है, एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी है और दूसरा जो है वो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लैंड करेगा, ये इन्वेस्ट करेगा, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, उसके लिए एक अच्छी पॉलिसी बना के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, कि उस एरिया में, जिस एरिया में वो लोकेटेड है या पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, तो वो अट्रैक्शन का भी काम होगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी करेगा, वो फाइनेंशियल हमारी होगी। अब डेवलपमेंट में क्या होगी, ये फैसिलिटेट करेगा डेवलपमेंट, जैसे बॉन्ड दे के, लोन एंड डेरिवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, जैसे बॉन्ड जारी करेगा जिससे कि कोई बैंक इसको चाहे तो उसको खरीद सकता है, और
उस बॉन्ड को वो बैंक जो है अपने एसएलआर में काउंट कर सकता है। तो ऐसे बॉन्ड जारी करके भी वो पैसा उगाही कर सकता है और उसको डेवलपमेंट के रूप में यूज कर सकता है। तो ये हमारा मतलब फाइनेंशियल तथा डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव इस एनबीएफआईडी के हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है एनबीएफआईडी के। एक्सटेंडिंग लोन एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होगा उसके लिए लोन और एडवांस देंगे। इसके अलावा टेकिंग ओवर और रीफाइनेंसिंग सच एग्जिस्टिंग लोन, यदि कोई एग्जिस्टिंग लोन है उसको या तो वो टेक ओवर कर सकता है या उसमें अपना फिर रीफाइनेंस कर सकता है जो पहले से कंटिन्यूएशन लोन है उसके बाद। इसके बाद जो होगा वो क्या करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर उसमें आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ सकते हैं, लेकिन काम होगा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो उस प्रोजेक्ट में यदि कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व आना चाहता है तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, उसके लिए कंजेनियल इन्वायरमेंट दे सकता है, यदि उससे एक ब्रिज के रूप में वो काम करेगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग फॉरेन पार्टिसिपेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन पार्टिसिपेंट आता है तो उसको लाइजनिंग करके कोई पॉलिसीज वगैरह में डिफरेंस यदि होगा तो उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग निगोशिएशन विथ वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप जब रोड बनाते हैं तो वहाँ पर कोई वन विभाग का कोई प्रॉब्लम है या कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहीं पे कोई समस्या आ रही है या कहीं पे क्लियरेंस लेना है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, तो इन सारी चीज़ों को भी वो निगोशिएशन के थ्रू डिफरेंट जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उसके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम भी हमारा एनबीएफआईडी करेगा। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए देगा। यदि कोई इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में आना चाहता है तो उसको वो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देगा कि इससे करने से ऐसे होगा, आप ऐसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कंसल्टेंसी का भी काम इसमें होगा। तो ये हमारा फंक्शन है एनबीएफआईडी का। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ फंड क्या होगा। तो सोर्स ऑफ फंड में आप देखिए कि इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 5000 करोड़ रुपए इनिशियल इसमें अभी डिपॉजिट देगी और इस पूरे साल में 5000 के बंच में 4 बार देके बाय 31 मार्च 2022 तक ये 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होगा वो 100% होगा इनिशियल में, जो कि सब्सिक्वेंटली रिड्यूस होकर 26% तक किया जा सकता है। और दूसरा जो है कि इट में रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन और अदरवाइज बोथ इन इंडियन रुपीज एंड फॉरेन करेंसी, दो इंडियन रुपीज या फॉरेन करेंसी दोनों में ये लोन ले सकता है। और जो सिक्योर मनी इशू होगा वो बाय सेल ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड और डिवेंचर के थ्रू भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बॉन्ड और डिवेंचर यदि इशू करके भी ये ले सकते हैं और उस बॉन्ड और डिवेंचर को कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद सकता है और वो जब खरीदेगा तो उसके हिसाब से वो यदि इस तरह से दिए गए हैं तो इन चीज़ों को वो मतलब एसएलआर बॉन्ड में बैंक यदि खरीदता है तो एसएलआर बॉन्ड में भी उसको यूज कर सकता है। इसके अलावा इसको एक और चीज दी गई है कि ये इट में बोरो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई जैसे कोई वर्ल्ड की कोई इंस्टीट्यूट IMF वगैरह है। तो आप देखिए तो इसमें या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो कर सकता है, रिजर्व बैंक से बोरो कर सकता है, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकता है, म्यूचुअल फंड वाले से बोरो कर सकता है या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बोरो कर सकता है। तो इस तरह से वो एनबीएफआईडी अपना फंड जो है वो क्रिएट करेगा। फंड क्रिएट करने के लिए तो आपको मैंने बताया कि फंड इनिशियल में सेंट्रल गवर्नमेंट 5000 करोड़ रुपए दे रही है, जो कि इस साल में टोटल 20,000 करोड़ रुपए देना है। अभी उसका अपना कोई फंड नहीं है। इसके अलावा वो इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी में भी लोन ले सकता है और बॉन्ड या डिवेंचर जारी करके भी दे सकता है। इसके अलावा यदि वो बोरो करना चाहता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बोरो कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर सकता है, कमर्शियल बैंक से कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकता है, म्यूचुअल फंड से बोरो कर सकता है और वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बोरो कर सकता है। मैनेजमेंट क्या होगा एनबीएफआईडी में, मतलब इसको मैनेज कैसे किए जाएंगे। तो एनबीएफआईडी जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें होगा जिसमें कि सबसे पहले चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई के कंसल्टेशन से इसका चेयरमैन जो है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उसके अलावा एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उसके बाद 3 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा 2 डायरेक्टर नॉमिनेटेड किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और 3 डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्टेड होंगे, जो भी शेयर होल्डर होंगे उसके द्वारा इलेक्टेड होंगे। इसके अलावा और कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकता है। अब आप ये देखिए कि ये जो बॉडी कंस्टिट्यूटेड होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रिकमेंडेड करेगी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर का हो या डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट हो। ये कोई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, दोनों को के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिकमेंड करेगी। इसके अलावा बोर्ड अपॉइंट करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एक इंटरनल कमेटी के द्वारा जो है वो डिसाइड की जाएगी, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो बोर्ड जो रिकमेंड करेगी उसके हिसाब से होगी। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली 5,000 रुपये देंगे, और मतलब इंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और 20,000 करोड़ रुपए तक का इस फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। अब क्या है कि गवर्नमेंट विल आल्सो प्रोवाइड गारंटी एट ए कंसेशनल रेट ऑफ 0.01% फॉर बोरोइंग फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड और फॉरेन फंड। मतलब क्या है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो है वो जैसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यदि वहां से लेता है तो कंसेशनल रेट पे 0.1% का जो कंसेशनल रेट होगा उस पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी गारंटी भी देगी। इसके अलावा जो कॉस्ट टुवर्ड्स इंसुलेशन फॉर फ्लक्चुएशन इन फॉरेन करेंसी, जैसे कोई भी इस तरह का होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाएगी। मतलब मान लिया जाए कि फॉरेन एक्सचेंज में यदि कोई फ्लक्चुएशन होता है, मान लीजिए 70 रुपये 40 रुपये पैसे में खरीदा गया और 70 रुपये 20 पैसे में बेचा गया, यदि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम यदि होता है, कोई कमी आती है पैसे में, तो उस कंडीशन में रीइंबर्समेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फुल की जाएगी। तो इसके रिक्वेस्ट के बाद गवर्नमेंट गारंटी बॉन्ड डिबेंचर और लोन भी इशू कर सकता है। तो ये सपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मतलब इनिशियल का फंड देगी। इसके अलावा कंसेशनल रेट पे जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक या जो हमारा एडीबी है वहाँ से, तो वो वहाँ पर भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। उसके बाद फ्लक्चुएशन करेंसी में यदि कोई पैसे का प्रॉब्लम होगा तो उसको भी रीइंबर्स करेगी, और बॉन्ड और गारंटी डिबेंचर यदि इशू करती है एनबीएफआईडी तो उसके लिए भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का यदि काम इसमें है तो एक चीज़ और दिया गया है इसमें कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन और मतलब किसी एम्प्लॉई जो है एनबीएफआईडी के अगेंस्ट में नहीं हो सकता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए परमिशन ना दे। इनकेस चेयरपर्सन और डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी अदर एम्प्लॉई है तो इसके संदर्भ में तब तक उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन नहीं इनिशिएट किए जा सकते हैं जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए परमिशन दे दे। कोर्ट विल ऑल्सो रिक्वायर प्रायर परमिशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस इन मैटर इन्वॉल्विंग एम्प्लॉई ऑफ एनबीएफआईडी। मतलब एनबीएफआईडी के कोई भी एम्प्लॉई यदि होगा तो उसके अगेंस्ट में जाने के लिए इनको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। और अंत में दोस्तों कि बिल ऑल्सो प्रोवाइड एनी पर्सन टू सेट अप डीएफआई बाय अप्लाइंग टू आरबीआई। यदि इसके अंदर ही कोई यदि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यदि खोलना चाहता है इसके अंदर में ही, तो वो आरबीआई के पास परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है और आरबीआई उसे लाइसेंस ग्रांट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ। और कोई प्रिस्क्राइब्ड यदि रेगुलेशन है तो आरबीआई ऑल्सो उसके ऊपर वो लगा सकती है। तो ये था हमारा नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। आप देखिए कि इससे संदर्भ में मैंने कोशिश किया है कि जो एनबीएफआईडी बिल अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है उसके बारे में मैंने पूरी चर्चा आपको कर दी है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।